अब क्लिनिकली जो है वो हमने ट्रीटमेंट के हवाले से इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। वो पेशेंट जो अनडिफरेंशिएटेड फीवर के साथ हैं और डेंगी, क्लासिक डेंगी फीवर के साथ हैं, वो ग्रुप ए में रखे गए। वो पेशेंट जो डेंगी हेमरेजिक फीवर में लाए कर रहे हैं उनको ग्रुप बी का असाइन किया गया है। और वो पेशेंट जो DSS डेंगी शॉक सिंड्रोम और EDS एक्सटेंडेड डेंगी सिंड्रोम में है उनको ग्रुप सी में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। इनकी सीवियरिटी को देखते हुए आगे फर्दर जो है वो इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिनको हम ग्रेड्स कहते हैं। ग्रुप बी और सी जो है एक्चुअली उनको हमने सीवियरिटी के हिसाब से WHO क्राइटेरिया उनको जो है वो ग्रेडिंग्स में जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो वो पेशेंट ग्रुप बी के जो डेंगी हेमरेजिक में हैं उनको 2 ग्रेड में डिवाइड कर दिया, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 में वो पेशेंट हैं जो विदाउट ब्लीडिंग हैं और ग्रेड 2 में वो हैं जो विद ब्लीडिंग है, ठीक है। ग्रुप सी, अब ग्रुप सी में हमारे पास शॉक सिंड्रोम है। अगर पेशेंट शॉक में जा रहा होगा तो ग्रेड 3, अगर वो प्रोफाउंड शॉक में जा रहा है तो ग्रेड 4। एक पेशेंट है, एक सिनेरियो देते हैं तो फिर देखते हैं क्या करना है इस पेशेंट का। लिव्स इन और ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया, यानी कि जैसे कि डेंगी का फीवर आजकल कराची और हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा है। आँखों में भी दर्द है, मसल्स में, जॉइंट में भी पेन है और मैंने टॉर्निकोइड टेस्ट किया है उसका, वो पॉजिटिव आ गया है। WBC काउंट उसके कम हो रहे हैं 5000 से, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो रहे हैं। तो अब आप क्या बोलेंगे, इसको क्या है? डेंगी फीवर। बिल्कुल खोल के इजी करके आसान करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2 चीज़ें और देखनी है। वार्निंग साइन तो नहीं है कोई? वार्निंग साइन जो मैंने बताए थे, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है? पेशेंट जो पहले बताए थे कौन सा रिस्क फैक्टर, ये दोनों चीज़ें देख ली। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, पेशेंट को आप OPD के तौर पे डील कर लें। उसको बता दें ये डेंगी है, टेस्ट करा लें, ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ ले लें और घर पे जाके ये करें और इतने दिन बाद हमारे पास वापस आ जाएं। OPD के तौर पे ट्रीट कर दिया। ये कौन सा पेशेंट है? ग्रुप ए, क्लासिक डेंगी। ईजी है बहुत सर, नेक्स्ट करिए। अच्छा, ग्रुप बी के वो पेशेंट जो ग्रेड ए में है, अभी ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है। सेम सारा सीन वही है, सेम पिक्चर वही है, प्लस वार्निंग साइन। आपने उसको ग्रुप बी में क्यों डाला? क्योंकि वार्निंग साइन आ गया था या फिर कोई रिस्क फैक्टर आ गया था, ठीक है। आपने इसलिए उसको ग्रुप बी में डाल दिया, क्योंकि ग्रुप बी के पेशेंट वो हमें शो कर रहे हैं कि प्लाज्मा लीकेज हो रही है और कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब आपने इन पेशेंट को क्या करना है? दीज पेशेंट शुड बी एडमिटेड। ग्रुप सी के वो पेशेंट जो ग्रेड 3 और 4 में हैं, ये तो सारे शॉक में होंगे, कंपनसेटेड शॉक हो या हाइपोटेंसिव शॉक हो, ये सारे सीवियर प्लाज्मा लीकेज के पेशेंट होते हैं। इनको आपने फ़ौरन रेफ़र कर देना है। कहाँ रेफ़र करना है? आपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कर देना है फॉर HDU एंड ICUs। कैसे डायग्नोस करें कि डेंगी फीवर हो गया है? आपने क्लिनिकली ये सारा असेस कर लिया, क्या टेस्ट लिख के दें उसको कि डेंगी हो गया है? फॉर अर्ली कन्फर्मेशन ऑफ डेंगी, दिस इज़ द क्विकेस्ट ऑप्शन एंड रिपोर्टेड इन 5 to 10 मिनट्स। पेशेंट का ब्लड लेंगे, उसको डिवाइस में डालेंगे, 5 to 10 मिनट्स में उसमें हमें क्लियर कट पता चल जाएगा इसमें एंटीजन है या नहीं है, डेंगी डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अगर डेंगी का टेस्ट ये NS1 एंटीजन नेगेटिव आ जाए तो डेंगी नहीं है, क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता है कि ये सारे टेस्ट हमने कर लिए, उसमें हो रहा है, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो तो भाई डेंगी नहीं है। A negative NS1 does not mean that patient do not have dengue fever, ओके क्योंकि आपने क्लिनिकल जजमेंट ऊपर होती है, लेबॉर्ट्रीज उसको सेकेंडरी क्या करती हैं? कंफर्म करती हैं। दिस टेस्ट डू नॉट गाइड द क्लिनिकल मैनेजमेंट, इट्स ओनली कंफर्म द डेंगी इन्फेक्शन। ये कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई आपने जो सोचा था वो ठीक है। एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं जो बनती हैं इसके खिलाफ, IgG और IgM। क्या फ़र्क है इसमें? एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में IgM आती है और क्रॉनिक में IgG आती है, ठीक है। IgM कितने दिन बाद बनना शुरू होगी? इन्फेक्शन हुआ और फिर एंटीबॉडी बनना शुरू होगी, तो इसमें कोई टाइम पीरियड चाहिए ना।
5वें दिन से बनना शुरू हो जाती है और मोस्टली जो ज़्यादातर आती है वो 7वें दिन के बाद आती है। ठीक है, 7वें दिन से बनना शुरू हो जाती है। वो पहले कौन सी आती है, IgM आती है, फिर वो 7 से 14 दिन रहती है, फिर उसके बाद क्या होती है, IgG आ जाती है, फिर वो परसिस्ट करती है फॉर लॉन्ग। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन, ये बात आपने मुझे खुद ही बता दी कि IgM पॉजिटिव आ रहा है तो प्राइमरी इन्फेक्शन है। ठीक है, डिटेक्टेबल इन 50% डे 5 तक। ठीक है, 80% में डे 5 के बाद आ जाएगी, डे 10 पे 90% में आ जाती है, 2 वीक्स पे पीक होता है, 14वें दिन डिक्लाइन हो जाती है उसके बाद। ठीक है, एंटी डेंगी IgG कब आएगी, डिटेक्टेबल इन लो लेवल इन द फर्स्ट वीक, देन आफ्टर फॉर लाइफ। IgG में भी पूरी लाइफ तक रहे। नेक्स्ट करें, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, कैसे पता चलेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि IgG और IgM दोनों हो सकते हैं, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी शो करते हैं। एंटी IgG लेवल राइजेज रैपिडली, G का जो वैल्यू है वो पुराने से ज़्यादा बढ़ जाएगा और IgM जो है वो लोअर होगा प्राइमरी से। ठीक है, उनके लेवल्स में थोड़ा सा फ़र्क होगा, तो इससे पता चलेगा कि सेकेंडरी। अच्छा, अब वो मैंने कहा था आपको कि उस पेशेंट को, जो ग्रुप A का पेशेंट है, आपने देखा, लेबल किया और घर भेज दिया आउट पेशेंट, तो उसमें आउट पेशेंट में ट्रीट क्या करना है? हाँ, उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, 2 चीज़ें करनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन। अब हमने उसको भेज दिया घर, तो हमने उसको क्या एडवाइस देनी है, फीवर कंट्रोल करना है। ठीक है, फीवर की हमने दवा दे दी है उसको, तो वो बुखार कंट्रोल करता रहेगा। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करनी है, कैसे करेंगे डिहाइड्रेशन प्रिवेंट, उसको क्या बोलेंगे, पानी पीता रहे, ORS पीता रहे, चिकंजवी ले ले, कोई भी लिक्विड फॉर्म में लस्सी ले ले, कुछ और दूध ले ले। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करनी है। स्प्रेड करना है, आज ये आया था, कल इसका भाई आ गया, परसों बहन आ गई, चाचा ताया माया दादा दादी सब आ गए, आपने बताया ही नहीं कि घर जाके मच्छरों का स्प्रे करना है, इसको अलग कर देना है, इसको नेट में देना है, नेट में नहीं देना तो एटलीस्ट रिपेलेंट लगा के रखे, पूरे कपड़े रखे। जिस मच्छर से इसको हुआ है तो वो घर में ही, वो सबको कर देगा। तो आपने उसको क्या कहना है कि प्रिवेंटिव मेजर तमाम लेने हैं जो कि घर पे आपको तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, आपके जो नेबर हैं उनको प्रिवेंट कर सके। ठीक है, वो क्या हैं वो अभी दूसरी प्रेजेंटेशन में देखेंगे। वार्निंग साइन उसको बता दिए। ठीक है, कहीं से भी खून आए आप हमारे पास आ जाइएगा, चक्कर आके गिर जाएं हमारे पास आ जाएगा, शदीद पेट में दर्द हो, उल्टी आने लग जाएं हमारे पास आ जाएं। ठीक है, शेड्यूल कर दें आप उसकी लेबॉर्ट्री के, तीसरे दिन ये वाला टेस्ट करा दें जैसे अभी डिस्कस किया था, डे 3 पे हमने वो कराया, डे 5 पे हम डेंगू एंटीजन करा दिया। सर नेक्स्ट करिए, बुखार को कैसे कंट्रोल करें, पैरासीटामोल कितनी देनी है, आपने लिख दिया 1 गोली हर 6 घंटे बाद, उसका फीवर नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे, स्पंजिंग करेंगे, गुड, और डोज बढ़ा सकते हैं, सही है। ब्रूफिन सिरप नहीं देना डेंगू फीवर में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, एस्प्रिन वाली तमाम चीज़ें, एस्प्रिन और एस्प्रिन तमाम डेरिवेटिव्स हमें नहीं देने, इंक्लूडिंग। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, फ्लूइड्स दे देंगे, ओरल फ्लूइड और IV फ्लूइड्स, ये तमाम चीज़ें ये हमने कवर कर ली हैं, ये सारा पिक्चर फॉर्म में बताया है कि इसको क्या क्या हो सकता है। अब हमने कहा था कि भाई वो पेशेंट को बोलना है घर जाके उसको प्रिवेंट करे, कैसे प्रिवेंट करना है, कोई आइडिया है? वार्निंग साइंस हमने पढ़ लिए थे, ये उसको बता देने कि कुछ भी हो तो हमारे पास इमीडिएटली वापस आ जाना है। घर वालों के लिए क्या आता है? आपने उसकी लेबॉर्ट्री शेड्यूल कर दी और शेड्यूल कर दिया कि भाई तीसरे दिन या 5वें दिन या 6ठे दिन आपने आना है। ठीक, दूसरा पेशेंट हमारा था ग्रुप B का जिसको हमने एडमिट किया था। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसकी बेस लाइन पे WBC काउंट कराने हैं। ठीक है, CBC ब्लड CP भेजनी है ताकि हमें पता हो हेमाटोक्रिट कितना है, प्लेटलेट कितना है, WBC काउंट कितना था डे 1 पे। ठीक है, उसके हमें मॉनिटर वाइटल्स जो है मॉनिटर करने हर 4 घंटे के बाद, एवरी 4 आवरली हम उसके वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, BP, पल्स प्रेशर, कैपिलरी, ये सारी चीज़ें जो है वो हम उसमें चेक करेंगे। इनपुट और आउटपुट चार्टिंग करेंगे ताकि हमने कितना फ्लूइड दिया और उसमें एक्सक्रीट कितना हो रहा है। ठीक है, और एनकरेज करेंगे कि आप ओरल फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें।
सर नेक्स्ट करिएगा। ये इन पेशेंट का जो है चार्ट है, ये हर वार्ड में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन फ्यूचर कि कैसे मैनेज करनी है डेंगू के आउटब्रेक को अगर हो जाता है आपके इलाके में और पेशेंट आपने एडमिट किए हैं, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पे क्या थी पिक्चर, तो वो सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि डिटोरिएट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है या फिर इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आपने मॉनिटर के दौरान देखी वार्ड में, तो आप फ़ौरन हेल्प कॉल कर लेंगे। हेल्प से मुराद आपको अगर पता है, अगर इंशाल्लाह माशाल्लाह से आज के बाद से पता ही होगा, तो आप ख़ुद मैनेज कर लेंगे या अपने सीनियर को कॉल कर लेंगे, कंसल्टेंट को कॉल कर लेंगे या पेशेंट को रेफ़र कर देंगे। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं? पल्स रेट आपका मोर देन 100 हो जब पेशेंट एफिब्राइल है, ठीक है। और पल्स प्रेशर आपका कितना? पल्स प्रेशर आपका जो है वो 25 से भी कम हो जाए और कैपिलरी रीफिल टाइम से 2 सेकंड से बढ़ जाए और सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो जाए एनी साइड, या फिर यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई लीक फेज़? जैसे कि शुरू में बात हुई थी कि प्लाज्मा लीकेज हो रही है डेंगू हेमरेजिक में, तो ग्रुप बी के पेशेंट जो हमने एडमिट कर दिए थे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीक फेज़ में आ गए हैं, उनकी कैपिलरी लीकेज स्टार्ट हो गई है? सिंपल 2 चीज़ों से। कौन कौन सी हैं? पल्स प्रेशर और हार्ट रेट, ठीक है। आप लोगों ने खुद ही बताया था कि जैसे वो डिहाइड्रेट होता है तो पल्स रेट बढ़ता चला जाएगा और पल्स प्रेशर डिक्रीज़ होता चला जाएगा। आप सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे थे। हार्ट रेट आपने देखना शुरू किया, 80 से शुरू हुआ 112 पे चला गया। पल्स प्रेशर 50 से शुरू हुआ 40 पे चला गया। इसका क्या मकसद हो रहा है? पेशेंट में लीक फेज़ स्टार्ट हो गया। सिंपल, आपने उन्हीं टेस्टों से डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट में लीक फेज़ स्टार्ट हो रहा है, पल्स प्रेशर नैरो हो गया और हार्ट रेट बढ़ता चला जा रहा है। चार्टिंग का ये फ़ायदा है। लीक फेज़ स्टार्ट हो गया है, हमने उसको लेबल कर दिया कि ये ग्रुप बी का पेशेंट है, ग्रेड 1 में आ गया है, और अगर खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग होगी तो ग्रेड 2 में चला जाएगा। कौन कौन से टेस्ट कराते हैं? पेशेंट एडमिट कर लिया डेंगू का, क्या टेस्ट कराएं? ठीक है, कन्फर्मेटरी तो अलग है जिसमें हमने NS1 और एंटीबॉडी कराई, CBC, RFT, LFT, गुड, यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है। लेबॉर्ट्री में ऐसी क्या चीज़ देखी आपने, तो आपने इमीडिएटली हेल्प कॉल कर ली। हेमाटोक्रिट 20 से बढ़ गया। पहले पेशेंट का जब आपने एडमिट किया था 30 था, अगले दिन हो गया 50, 20 बढ़ गया। आपने फ़ौरन, लीकेज हो रही है, आपने फ़ौरन जो है वो हेल्प कॉल कर ली, ठीक है। प्लेटलेट काउंट 50,000 हो गए। ALT और AST मोर देन 1000, ठीक है, क्योंकि ये लिवर को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपने कराया, उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन आ गई, ठीक है। क्रिएटिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया या पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, आपने हेल्प कॉल कर लेनी है। अगर आपको खुद पता है तो आप खुद ट्रीट कर लेंगे, नहीं तो आप हेल्प कॉल कर लेंगे कंसल्टेंट की या पेशेंट को रेफ़र कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी पेशेंट है जिसको उल्टियाँ हो रही हैं, वो ओरल फ्लूइड नहीं ले पा रहा और हमें फ्लूइड देने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हमने देखा कि हमारा हेमाटोक्रिट नीचे जा रहा है और जा रहा है, तो फिर हम क्या करें? IV फ्लूइड्स देंगे। कौन से फ्लूइड्स देते हैं? तमाम आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, रिंगोलेक्ट भी दे सकते हैं। रिंगोलेक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। 5 to 7 ml पर kg पर आवर, ये पहले 1 से 2 घंटे में हमें दे देना है बोलस डोज, और फिर हमें उसको अगले 4 घंटे में कम करके देना है, हाफ करके 3 to 5 ml पर kg। इफ़ पेशेंट्स पैरामीटर्स आर वर्सनिंग, ठीक है, आपने जो है वो फ्लूइड दिया इस डोज के हिसाब से, लेकिन वो सही नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फ्लूइड बढ़ा देंगे, ठीक है। फ्लूइड कितना बढ़ा देंगे? इंक्रीज द फ्लूइड टू 5 to 10 ml पर kg। 1 से 2 घंटे में और इतना फ्लूइड दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट के पैरामीटर इंप्रूव हो रहे हैं तो क्या करेंगे? फ्लूइड को कम कर देंगे। अब कम कैसे करेंगे? 5 to 10 ml फर्स्ट 2 आवर्स में, नेक्स्ट 2 आवर्स में 3 to 5, नेक्स्ट 2 आवर में 2 to 3 ml।
clinical status must be reassessed before each change. If condition is not improving तो पेशेंट जो है वो शॉक की तरफ जा रहा है, अब आपने उसको HDU या ICU में रेफ़र कर देना. Extra volume will only be required if patient is excessively doing vomiting. अगर पेशेंट की वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो ही एक्स्ट्रा फ्लूइड ज़्यादा चाहिए होगा, या पेशेंट को डायरिया बहुत ज़्यादा है तो ही एक्स्ट्रा फ्लूइड चाहिए होगा, वरना जितना आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है उतना ही देना है, उससे हमें एक्सीड नहीं करना है. एक्सीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, वो पेशेंट के लिए और प्रॉब्लम है. और ओवरलोड होने के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं, कैपिलरी लीकेज हो रही है. ठीक है, अब ये मैनेजमेंट है उन इन पेशेंट्स की जो कि ग्रुप सी में लाई कर रहे हैं. इसमें हमें हर 1 से 2 घंटे की जो है ना मॉनिटरिंग करनी होती है. हमने आईवी फ्लूइड भी दे दिए थे, हमने क्रिस्टलॉइड्स भी दे दिए थे. अब हमारा फ्लूइड जो है अभी भी मैनेज नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करें, पहले हमने क्या दिए, क्रिस्टलॉइड्स दिए थे, आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स. आइसोटोनिक ज़रूर यूज़ करेंगे वर्ड, ठीक है. आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स दिए थे जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन भी आ गया था, हार्टमैन सॉल्यूशन भी आ गया था. और अभी पेशेंट का स्टेटस सही नहीं हो रहा, वो ग्रुप सी में आ गया है और उसमें जो है वो क्रिटिकली जो है वो इल हो गया है. हमने उसको शिफ्ट कर दिया है मेडिकल ICU या HDU में, और उसका जो लीक फेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है प्रोग्रेसिवली. हेमाटोक्रिट भी मैनेज नहीं हो रहा है. अब हम उसको और फ्लूइड देंगे क्रिस्टलाइट्स, तो क्या होगा, वो ओवरलोड में चला जाएगा. तो फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि प्लाज्मा को एक्सपेंड करे और उस पर बर्डन फ्लूइड का कम हो. उसको क्या कहते हैं, कोलाइड्स. ठीक है, इंडिकेशन इसकी ये है कि साइंस ऑफ ओवरलोड आना शुरू हो जाएंगे, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाएगी. ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं, हाँ, डिस्निया ड्यूरिंग लाइंग हो जाएगा. ठीक है, उसको टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, उसकी आईलिड्स में पफीनेस आ जाएगी, उसको पेरिफेरल एडिमा आना शुरू हो जाएगा, उसको चेस्ट में बेजल क्रेप्स आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, या फिर उसका जो है वो ये चीज़ें नहीं हैं लेकिन फिर भी हेमाटोक्रिट उसका परसिस्टेंटली हाई बेसलाइन से मोर देन 30% हाई है, तो फिर हम इसको जो है वो इंडिकेशन बन जाती है कि हमें कोलाइड्स यूज़ करने हैं. कन्वल्सेंट फेज़ मतलब रिकवरी फेज़ में आ जाए. रिकवरी फेज़ में आ जाएगा तो आपने सारे फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देने, ठीक है, ताकि पेशेंट ओवरलोड में ना जाए. हाइपर वॉलीमिया हो सकता है, इसकी वजह से आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करते रहना है, बेजल ग्रेफ चेक करते रहना और फ्लूइड को स्टॉप करना है. हाइपोकैलीमिया हो सकता है, जैसे अगर उसको जहन में रखना, अगर हाइपोकैलीमिया हो जाए तो उसको ट्रीट करना है. Prophylactic transfusion with platelet does not produce sustained changes in the coagulation status and platelet count in patient with dengue hemorrhagic fever. It does not change or reduce bleeding outcome. ठीक है, platelet transfusion can lead to fluid overload resulting in pulmonary edema causing respiratory embarrassment and allergic reaction including anaphylaxis. Therefore, prophylactic transfusion of platelet is not recommended at any count. 1000 काउंट पे भी नहीं. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, वो देखें ऊपर लिखा हुआ मोनोग्राम है WHO का. इट इज़ WHO स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो आपको पढ़ाई जा रही हैं. आप इजीली खड़े होकर कॉन्फिडेंटली किसी के भी साथ बहस कर सकते हैं. अब आपको पता है, बल्कि आपने कम्युनिकेट करना है दूसरों को. ठीक है, आप लोग उनसे ऊपर हैं, लर्नेड पर्सन हैं आप लोग माशाल्लाह. हाउएवर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में बी रिक्वायर्ड. लेकिन कुछ सिचुएशन हैं कि जिसमें प्लेटलेट देने हैं. वो क्या सिचुएशन है, पेशेंट विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हु इज़ अंडरगो एन अर्जेंट सर्जरी. अर्जेंट सर्जरी में जाना है पेशेंट, एक्टिव ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आपने रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट देने. पेशेंट जी, अगर पेशेंट DIC में है या फिर वो पेशेंट जिसमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, तो प्लेटलेट देने की क्या इंडिकेशन आ गई, DIC, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अर्जेंट सर्जरी में पेशेंट जा रहा है, या फिर हमने रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिए उसके बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो फिर हमें प्लेटलेट देने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे. ठीक है, उसकी इंडिकेशन क्या है, ब्लीडिंग हो रही है. प्लेटलेट की तो कोई इंडिकेशन हमने 4 कर ली, उसके अलावा देने ही नहीं है, हमें देना ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन है. ठीक है, HCT बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से. एंटीबायोटिक का क्या करना है,
एंटीबायोटिक दें? कोई रोल नहीं है, कि वायरल डिजीज़ है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक दे के हम बर्डन ना दें। सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है और वो क्या है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, वो जो हाई रिस्क ग्रुप थे उनको अलग अलग करके कि अगर उनमें ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि ये हेपेटाइटिस करा रहा है और आपका ALT और AST मोर देन 1000 है, तो आपने वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन K और FFP, वो पेशेंट जो एनकेफेलोपैथी में जाते हैं, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसबैलेंस होता है, उसको करेक्ट करेंगे, ठीक हो जाएगा। वो डायबिटिक पेशेंट, उसमें क्या करना है हमें? डेक्सट्रोज का कोई भी फ्लूइड नहीं देना। पेशेंट डायबिटिक है, हमने मीठा फ्लूइड दे दिया, शुगरी फ्लूइड दे दिया, तो वो डिटोरिएट ही करेगा। एंटीकोगुलेंट का हम क्या करें? पेशेंट को MI है पेशेंट को, और वो एस्प्रिन पे है, क्लोपिडोग्रिल पे है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, वारफेरिन ले रहा है पेशेंट। कार्डिक पेशेंट हमारे पास आया, डेंगू हो गया, अब हम क्या करें? डिसकंटिन्यूएशन हो सकती है, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कार्डियोलॉजिस्ट के कंपेनियन हो नहीं सकती, हमें करनी है, करनी है सर। ठीक है? सर हो सकती है, मतलब इतना जी। चांस तो मिल सकता है। एस्प्रिन बंद करनी है, वारफेरिन बंद करनी है, और इस तरह के तमाम जो भी ड्रग्स हैं हमें वो बंद करनी हैं। कितने दिन के लिए? 3 to 5 डेज़ के लिए, ठीक है? हम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, तो हमें फ़ौरन रेफ़र भी करना है कि भाई हमने बंद कर दी है, अपने दिल वाले डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा दो। कार्डिक पेशेंट वो जिसको अगर फ्लूइड मैनेजमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम इतना फ्लूइड दे दें कि वो कार्डिक फेलियर में चला जाए, ठीक है? ईजी है। प्रेगनेंसी में पेशेंट में एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम में वैसे ही लो प्लेटलेट होते हैं, हम समझ रहे हैं वो डेंगू की वजह से हो, तो ये हमें बस एक माइंड में रखना है याद दिलाने के लिए। इन्फेंट्स में भी जो है वो जो क्रिटिकल फेज़ होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये हमें हाई रिस्क ग्रुप इसमें थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस होना पड़ेगा। ओबीस पेशेंट हैं, ओबीस पेशेंट में हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटा है, पानी ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन नहीं, हमें आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से उसको फ्लूइड देना है। पेशेंट को डिस्चार्ज करना हो तो 24 घंटे तक कोई बुखार नहीं होना चाहिए, शॉक में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल HCT, जनरल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कोई फ्लूइड नहीं होना चाहिए। आज से पहले हम समझते थे कि प्लूरल इफ्यूजन नहीं होता डेंगू में, अब हमें पता है हो सकता है। असाइटिस नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट मस्ट बी मोर देन 50,000, 50,000 से ऊपर हो तो आप छुट्टी दे सकते हैं इजीली, नो अदर कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इन द लास्ट, अब वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी और हम करते थे, हमें कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें अवॉइड करने हैं। डोंट गिव प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, इस पर आप सब लोग एग्री हो चुके हैं। डोंट गिव हाफ सलाइन, वो डॉक्टर साहब वाली बात कि उन्होंने कहा कि आइसोटोनिक फ्लूइड देना है, आइसोटोनिक फ्लूइड के अलावा जो भी हाफ स्ट्रेंथ हम चीज़ें देंगे वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और फ्लूइड को शिफ्ट कर देंगी मज़ीद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। डोंट अज्यूम दैट IV फ्लूइड आर नेसेसरी, IV फ्लूइड नेसेसरी नहीं है। आपने कहा डेंगू फीवर, और हमने पढ़ के आए थे नॉर्मल सलाइन लगा दो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप असेस करें, डिहाइड्रेशन है तो देना है, वरना नहीं देना। सर नेक्स्ट करिएगा। डोंट मिस चेकिंग आइडियल बॉडी वेट, डोंट मिस टू चेक द ब्लड कलेक्शन फॉर लेबॉर्ट्री वर्कअप और स्टैंडर्ड हेमाटोग्रेडोस की वजह से, एंड डोंट गिव NSAIDs, आइबुप्रोफेन सिरप नहीं देना।